हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। आप लोगों को बल आघूर्ण का परिभाषा पता होगी बच्चों कि बल आघूर्ण होता क्या है कि किसी भी बल द्वारा जब हम किसी वस्तु को घुमाने के लिए प्रयास करते हैं तो जब वस्तु घूमता है उसके प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं। यानी किसी बल द्वारा किसी वस्तु के घूमने के प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं, जो कि फार्मूला होता है बच्चों बल आघूर्ण, जो टाउ बराबर होता है बल और जहां पे हम बल लगा रहे हैं तो क्रिया रेखा से अक्ष से लंबवत दूरी, ये आपका बल आघूर्ण है। यानी किसी वस्तु को घुमाने के लिए जब हम बल लगाते हैं तो वो घूमने का प्रयास करता है तो उसके प्रभाव को हम बोलते हैं बच्चों बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं बच्चों? बल आघूर्ण। इसी तरीके से जड़त्व आघूर्ण का जो आप लोगों ने सूत्र देखा होगा कि I बराबर क्या होता है बच्चों mr²। मैं एक एक पॉइंट आपको समझा के चलता हूं, पूरा लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करता हूं, इसके पहले मैंने पूरा कंप्लीट कराया था, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इनकी परिभाषाएं देखे होंगे। जैसे मैं जड़त्व आघूर्ण की बात करूं तो जड़त्व आघूर्ण होता क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं किसी वस्तु को घुमाने के लिए कोशिश करता हूं, बल लगाता हूं, लेकिन उसके प्रवृत्ति में परिवर्तन करने का एक ऐसा बल लगता है जो कि विरोध करता है, वो कहलाता है आपका जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जड़त्व से बनता है जड़त्व आघूर्ण। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। मान लीजिए आपका एक निकाय है, निकाय कई सारे कणों से मिलकर बना होता है। ये किसी अक्ष के परिता मान लीजिए क्या कर रहा है बच्चों, घूम रहा है, घूर्णी गति कर रहा है। तो जब बच्चों ये घूमेगा तो इसका कोई ना कोई कोणीय वेग होगा। तो कोणीय वेग होगा बच्चों, जैसे कोणीय वेग को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, किससे? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे इसमें बल लगाते हैं, मान लीजिए जेड अक्ष है बच्चों, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये अपना मूल बिंदु है। तो जब इसमें हम बल लगाते हैं तो इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। बल आघूर्ण का मतलब आपको बताया ना, घूमने के प्रभाव को यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो घूमने लगता है, वो प्रभाव उसका बल आघूर्ण कहलाता है। तब बच्चों इसमें एक कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है और कोणीय त्वरण को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोणीय त्वरण, ठीक है बच्चों, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इसमें जो भी कण होंगे जब घूमेंगे तो इसका कोणीय त्वरण अल्फा होगा। अब बच्चों जैसे ये पूरा का पूरा घूमता है तो पूरे पूरे कण एक साथ घूमते हैं तो उनका कोणीय त्वरण अल्फा समान रहेगा। मतलब जितने भी कणों से मिलकर बना होगा पिंड, ये जो निकाय है, ये जो पिंड है, जितने कणों से मिलकर बना होगा तो उन सब का कोणीय त्वरण जो होगा बच्चों अल्फा होगा। लेकिन रेखीय त्वरण अलग अलग होगा। रेखीय त्वरण थोड़ा सा बदलता है, रेखीय त्वरण सबका अलग अलग होगा बच्चों। जैसे ए की बात करूं तो रेखीय त्वरण भिन्न भिन्न हो सकता है लेकिन कोणीय त्वरण वही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि भाई साहब जैसे मैं कहा कि एक कण यहां पे है, ठीक है, इसकी दूरी कितनी है? r1 है। एक कण यहां पे है, इसकी दूरी कितनी है? r2 है। एक कण यहां पे है, इसकी दूरी r3 है। अक्ष से दूरी एक कण यहां पे है बच्चों, इसकी दूरी r4 है। तो ये जितने भी कण हैं इनका यदि मैं कोणीय त्वरण की बात करूं तो एक निश्चित कोणीय वेग से घूमता है, इसलिए कोणीय त्वरण अल्फा। लेकिन इन कणों का रेखीय वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, रेखीय वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। तो मैंने माना एक पिंड है, किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, इस पे बल आघूर्ण लगाते हैं बच्चों। बल आघूर्ण आपको पता है कि बल लगाएंगे तो घूमने का कोशिश करेगा, उसका प्रभाव बल आघूर्ण कहलाता है। तो बल आघूर्ण लगाने से इसमें कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न हो जाता है। माना कई सारे कणों से मिलकर बना है, पहले हम एक कण का निकालेंगे फिर संपूर्ण कण का निकालेंगे। बहुत सिंपल है बच्चों। जब हम एक कण का निकालते हैं, जैसे मैंने कहा कि माना एक कण है, मान लीजिए यहाँ पर P पर एक कण है, ठीक है, ये अक्ष से R दूरी पर है बच्चों, या R1 दूरी पर ले लिया, दूसरे के लिए R2 करूंगा। सिर्फ मैं अभी ये समझ रहा हूं कि भैया R दूरी पर है। यदि R दूरी पर है तो रेखीय त्वरण इसका क्या होगा बच्चों? A होगा। रेखीय त्वरण सबका अलग अलग हो सकता है, रेखीय त्वरण सबका अलग अलग, लेकिन आपका कोणीय त्वरण क्या होता है बच्चों? समान होता है। ये चीज आपको नोट करके रखना है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लगाएंगे कि भाई न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? F बराबर ma। ठीक है, F बराबर ma और a बराबर होता है बच्चों अल्फा आर। ये अल्फा आर क्या है? कभी आपने पढ़ा होगा, हमारे चैनल पे अपलोड, यदि आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, हमारे चैनल में सारा चीज प्रोवाइड रहता है। हम एक एक टॉपिक कराते हैं। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाकर के विजिट करें बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से कण पर बल लगा तो कण पर आघूर्ण उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? यानी बल द्वारा
उस अक्ष के परितः कण पर बल आघूर्ण उत्पन्न होगा बच्चों। ठीक है, यानी बल द्वारा पिंड पर जो आघूर्ण उत्पन्न होगा वही बल आघूर्ण होगा जो हम बल लगाएंगे। तो पहले एक कण के लिए निकाल रहे हैं बच्चों। तो आगे आपको लिखना है बच्चों कि बल आघूर्ण कितना होगा, बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से अक्ष से लंबवत दूरी, यानी क्रिया रेखा की कर लो, है ना, क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी, अक्ष से लंबवत दूरी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पर क्रिया रेखा है, मान लीजिए, तो इसकी लंबवत दूरी कितना बच्चों, r है, r1 r2 r3 जो भी मानना हो। जैसे मैंने यहाँ पे r लिया बच्चों तो r मान लो। तो आपका बल आघूर्ण कितना होगा बच्चों, बल आघूर्ण बताओ। बल आघूर्ण सर पहले कण के लिए मान लीजिए टाउ कर दिया, बल आघूर्ण टाउ1 t1 कर दिया, मतलब एक कण के लिए है इसलिए t1। आपने कहा बल कितना लग रहा है सर, f लग रहा है। दूरी कितना माना हमने, r दूरी पर, यहां पर हमने r दूरी लिया है ना। फिर कई कणों के लिए लेकर चलेंगे तो r1 r2 r3 r4 लेकर चलेंगे। अभी हम एक कण के लिए बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा यहां पर देखो जरा, f बराबर आपको दिखाई दे रहा है, f बराबर बच्चों, f बराबर कितना है, m अल्फा r इंटू बच्चों ये r, तो कितना हो जाएगा बच्चों, m अल्फा r का स्क्वायर, m अल्फा r का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, m अल्फा r का स्क्वायर क्या होगा, m अल्फा r का स्क्वायर। ये कितने कण के लिए है, एक कण पर बल आघूर्ण है। तो भाई पूरे पिंड के लिए, यानी संपूर्ण पिंड के लिए, संपूर्ण पिंड के लिए, संपूर्ण पिंड यहां पर लिखेंगे, संपूर्ण पिंड में, संपूर्ण पिंड में कोणीय त्वरण, संपूर्ण पिंड में कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न करने में, उत्पन्न करने में बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। संपूर्ण की बात की जा रही है, एक के लिए नहीं, पूरे के लिए बात की जा रही है। संपूर्ण का मतलब ये हुआ बच्चों जितने भी उन सबका योग, संपूर्ण का मतलब ये होता है जितने भी हैं सबका योग। तो मैंने कहा टाउ इन संपूर्ण पिंड के लिए है। पहले मतलब एक कण के लिए बात करूंगा तो द्रव्यमान तो अलग अलग होगा, मतलब द्रव्यमान 1 है, कोणीय त्वरण आपका बच्चों समान रहेगा, अल्फा है, दूरी अलग रहेगी। ठीक है, दूसरे कण के लिए m2 अल्फा r2 स्क्वायर, तीसरे कण के लिए m3 अल्फा r3 स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे कणों, जितने भी कण से मिलकर बना होगा, डॉट डॉट का मतलब यही है, आगे प्लस करके जितने भी होंगे आप जोड़ सकते हो। अब बच्चों इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा अल्फा, तो कितना बचेगा m1 r1 स्क्वायर, फिर कितना बचेगा बच्चों m2 r2 स्क्वायर, फिर कितना बचेगा m3 r3 स्क्वायर, फिर आगे कहाँ तक चलेगा, जितना भी कण से मिलकर बना होगा उतना होगा। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए, ये आपका एम आर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण होता है। एम आर स्क्वायर कई सारे कण हैं, तो ये आपको अल्फा कर देना है, ये सिग्मा कर देना है, एम आर स्क्वायर। सिग्मा का मतलब ये है समीशन, पूरे का योग, पूरे का योग है बच्चों, और यही है आपका जड़त्व आघूर्ण, यानी आई। भाई ये आपका आ चुका है टाउ, टाउ बराबर अल्फा आई, टाउ बराबर अल्फा आई, या ऐसा भी लिख सकते हो इसको, टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ बराबर आई अल्फा। ठीक है, यही आ गया संबंध बच्चों, यानी बल आघूर्ण, टाउ क्या है, बल आघूर्ण, टाउ क्या है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर ये अल्फा क्या है बच्चों, ये जड़त्व आघूर्ण है। और जिन बच्चों को, भाई अल्फा नहीं, आई जड़त्व आघूर्ण है ना, आई जड़त्व आघूर्ण है। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर लिख लेना, बिना नोट्स की तैयारी संभव नहीं है। नोट्स के लिए कांटेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। क्या बच्चों, 96 85 29 91 49। ये सारा चीज बढ़िया नोट्स में दिया जाता है। अतः लिखना है अभी, अतः, अतः, अतः लिखेंगे आप लोग, मैं बोल रहा हूं, अतः किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड का बल आघूर्ण, ठीक है, उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और उत्पन्न कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इससे निकाल के लिख लेंगे ना कि बल आघूर्ण का मान जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के बराबर होगा। ये चीज हो गया। यदि हम कह दें बच्चों, यदि हम कह दें
कि टाउ का मान इकाई हो, टाउ का मान इकाई हो, यदि भाई नहीं टाउ का मान इकाई नहीं, यदि अल्फा का मान इकाई हो, है ना, अल्फा करेंगे तब टाउ बराबर आ जाएगा। यदि अल्फा का मान, इसको अल्फा कर दें, अल्फा का मान 1 हो तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी कोणीय त्वरण जो है जब इकाई उत्पन्न हो, इकाई कोणीय त्वरण उत्पन्न होने पर जो आपका बल आघूर्ण होगा वो जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। नोट करना तो लिख सकते हैं, किसी घूर्णन के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है। ये जड़त्व आघूर्ण है बच्चों, उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो कि पिंड में इकाई त्वरण उत्पन्न कर दे। ऐसा भी लिखना है तो लिख सकते हैं कि किसी पिंड, जैसे हमारे पास पिंड है, किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, तो किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो कि कोणीय त्वरण में इकाई परिवर्तन कर दे। क्या बच्चों, इकाई उत्पन्न कर दे या इकाई कोणीय त्वरण उत्पन्न कर दे। सिंपल है, लिख लो, फिर से आप लिखना, अतः किसी गुणज के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस बल आघूर्ण के मान के बराबर होता है जो कि पिंड में क्या कर दे बच्चों, इकाई कोणीय त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है, तो ये थ्योरम कैसा लगा आप लोगों को? यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लगातार आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।